अब दिख रहा है? स्क्रीन अब दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज मीन्स जो भी टाउन से, हाउसेज से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, घर की जो गंदगी नालियों में बहते हैं, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा भी उस गंदगी में शामिल है। तो ये सारा वेस्ट मटेरियल जो हमारे डिफरेंट घरों से, इंडस्ट्रीज से सारा निकलता है, वो सीवेज कहलाया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। जनरली हम क्या देखते हैं, घर से या इंडस्ट्री से जो भी गंदगी निकलती है नालियों के द्वारा, उसको सीधे रिवर्स में, वाटर स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ऐसा ना करके पहले हम उस सीवेज का ट्रीटमेंट कर लें, उसको लेस हार्मफुल बना लें, और उसके बाद फिर उसको वाटर बॉडीज में डालें। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको लेस हार्मफुल बनाया जाएगा, उसकी जो गंदगी है उसको कैसे दूर करेंगे रिवर में या अदर वाटर बॉडीज में डालने से पहले। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट को हम दो भाग में बांटते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं, और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप एक मुट्ठी ऐसे ही रैंडमली अगर मिट्टी लेकर के एक बीकर में, एक कप में घोलेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको सेटल होने छोड़ देंगे, तो उसमें जो पत्तियों के पीसेस होंगे, लीव्स के पीसेस होंगे, वो क्या होगा, ऊपर की सरफेस पर फ्लोट करेगा। मान लीजिए कोई प्लास्टिक पॉलीथीन का टुकड़ा होगा, तो वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करेगा। और कुछ अगर उसमें स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, सैंड होगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो नीचे बेस पर सेटल हो जाएगा। तो बस इतना ही प्राइमरी ट्रीटमेंट में करना है। तो क्या क्या है देखते हैं। तो पहला लिखा है फ्लोटिंग डेब्रीज, अभी बतलाया, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, लीव्स के पीसेस हो गए, लीव्स हो गए, तो वो फ्लोट करेगा वाटर पे, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग डेब्रीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। और फ्लोटिंग डेब्रीज आर सिक्वेंशियली फिल्टर्ड। तो कई एक प्रोसेस से गुजरेंगे कि इसको ऊपर जो फ्लोट कर रहा है सीवेज में, उसको छान करके अलग कर लिया जाए। तो सिक्वेंशियली फिल्टर्ड का ये सेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। इस तरह के जो भारी उसमें मटेरियल्स होंगे, वो क्या होगा, बेस पर सेटल हो जाएगा। तो ये लिख रहा है पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स एंड सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये सारा काम हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो फ्लोट करने वाले सब्सटेंस थे उस सीवेज में, उसको फिल्टर्ड कर लिया। उसके बाद जो मटेरियल बचा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में उसको डाला गया, और वहाँ सेटल करना मतलब नीचे बैठ जाना। तो सेटलिंग टैंक में डाले तो क्या हो रहा है, जो भी भारी सामान था उसमें, पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स और सॉइल्स, वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के, कई एक टैंक होंगे तो उसका अलग अलग नाम देते हैं, तो सबसे पहला वाला हमारा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, और उसके बेस पर ये सारे सब्सटेंस सेटल हो गए। फिर सेटल होने के बाद जो वाटर बच गया, ऊपर लेवल पर आ गया सारा वाटर, नीचे ये सब बैठ गया है और ऊपर वाटर है उस टैंक में, उसको हम कहेंगे सुपर नेटेंट वाटर। और उसी सुपर नेटेंट वाटर को हम इफ्लुएंट के नाम से भी जानते हैं। बस हो गया, इतना ही है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं है। तो क्या किए, सीवेज को लिया, सीवेज पे जो फ्लोट कर रहा था उसको फिल्टर करके रिमूव कर दिए। उसके बाद उसको टैंक में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया सेटल होने के लिए सीवेज को, और जो हैवी सब्सटेंस थे वो बेस पर सेटल हो गए, और जो वाटर ऊपर रह गया उसको सुपरनेटेंट वाटर कहते हैं। और यही वाटर, सुपरनेटेंट वाटर जो है, इसी को इफ्लुएंट कहेंगे।
अब यही इफ्लुएंट हमें लेना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अब बाकी से मतलब नहीं, बाकी हम लोग छान के और सेटल करवा के अलग कर चुके। अब इस इफ्लुएंट को लेके हम लोग को सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है। सेटल होने वाला अलग हो गया, फ्लोट करने वाला अलग हो गया। तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं। अब अभी आपको बतलाया कि इसी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, इसलिए पहला ही वर्ड हमारा है इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट आया कहाँ से? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हमने किया था उससे इफ्लुएंट मिला है, तो इसलिए लिखा हुआ है इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ट्रांसफर टू लार्ज एरेशन टैंक। तो आपको पहले ही बतलाया कि इसमें कई एक टैंक, बड़ी सी टंकी जिसको कहते हैं, बड़ा बड़ा बर्तन है, ठीक है। तो एक पहला जो लिए थे उसका नाम था प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए लिया था हमने। अब दूसरा टैंक जो ले रहे हैं उसको कह रहा है एरेशन टैंक। तो एरेशन टैंक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग एयर फ्लो करवाएंगे, पाइप के द्वारा एयर डाला जाएगा, इसलिए इसको एरेशन टैंक कहते हैं, ठीक है। तो इफ्लुएंट हमने लिया प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला, जो ऊपर पानी था उसको लिया और उसको एक दूसरे बड़े से टैंक में डाला, उस टैंक का नाम रखा एरेशन टैंक। और यहाँ क्या करेंगे, उस एरेशन टैंक में हम एयर फ्लो करवाएंगे। और देखिए क्या करते हैं, द टैंक इज एरेटेड, समझ गए कि उसमें एयर डाला गया। द टैंक इज एरेटेड एंड एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब हुआ उसको हम सेक करेंगे, हिलाएंगे, ठीक है, मशीन के द्वारा करते हैं। तो जो टैंक, एरेशन टैंक हम लिए उसमें वाटर एयर प्रोवाइड किया गया, एयर डाला गया बाहर से और उसको हिलाया गया, एजिटेट किया गया। उससे क्या फायदा होगा, एयर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और उसको हिला रहे हैं, उससे क्या होगा, फंगस के माइसीलियम ग्रो करने लगेंगे। उसके अंदर गंदगी तो है ही, फंगस के माइसीलियम ग्रो करने लगेंगे और उसी फंगस के माइसीलियम, माइसीलियम समझ रहे हो, पढ़े ही हो 11th में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फंगस का स्पोर जर्मिनेट करके जो बनाता है। तो फंगस के माइसीलियम का और उसके साथ ही साथ उसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया है, अब आप समझ गए होंगे कि एयर क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस टैंक में। वहां जो एरोबिक बैक्टीरिया है उसको तो ऑक्सीजन चाहिए डेवलप करने के लिए, एरोबिकली वो रेस्पिरेशन करता है। तो फंगल माइसीलियम और एरोबिक बैक्टीरिया मिलके एक गुच्छा सा, लंप सा स्ट्रक्चर बना लेगा और उसी को हम कह रहे हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक में क्या क्या है, फंगस का माइसीलियम है और एरोबिक बैक्टीरिया है। फ्लॉक डिक्रीजेस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिंग इट। तो सीवेज से आपने फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर लिया था, जो सेटल होने वाले स्टोन्स वगैरह थे उसको रिमूव कर लिया था, लेकिन जो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व था उसको आप अलग अभी तक नहीं किए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो उसको अलग करने के लिए ये फ्लॉक यूज होगा। अभी देखिए, फंगस और बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरिया मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दिस आर डिकम्पोजर्स यू नो, तो फंगस और बैक्टीरिया मिलके पानी में, जो सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेगा। तो जैसे जैसे इसको डिकम्पोज करता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन यूज करता जाएगा। ऑक्सीजन हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे थे। Now flock is transferred to settling tank to settle down। तो जब देखेंगे कि बीओडी की मात्रा कम हो गई, इसका मतलब बीओडी का डिमांड यानी बैक्टीरिया और फंजाई को जो ऑक्सीजन चाहिए वो अगर कम लग रहा है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो चुका है उस पानी में। तो ऑर्गेनिक मैटर लगभग डिकम्पोज हो चुका, नष्ट हो चुका। The flock is transferred to settling tank to settle down। अब फ्लॉक का काम खत्म हो गया। कुछ बोल रहे हो? कोई कुछ बोलना चाह रहे हो तो हाँ बोलो। ज्वाइन नहीं हो रहा है, इससे देखते हैं। हो तो गया, किसी का हुआ अभी ज्वाइन शायद।
हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हो तो रहा है ज्वाइन, आवाज तो आ रही है, मुझे लग रहा है ज्वाइन हो पा रहा है, ठीक। फ्लॉक अभी बतलाए कि किसको कहते हैं, फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया के समूह को फ्लॉक कह रहे हैं। और ये फ्लॉक क्या काम कर रहा था, एरोबिकली डिकम्पोज कर रहा था ऑर्गेनिक मैटर को, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बिल्कुल कम हो गया उस सीवेज वाटर में, तो फ्लॉक का काम खत्म। फ्लॉक इसलिए बना था। अब फ्लॉक को हम दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, और उस टैंक का नाम फिर से सेटलिंग टैंक है। सेटलिंग का मतलब समझ रहे हो, नीचे बैठ जाना। तो सारा का सारा फ्लॉक दूसरे टैंक में जाके नीचे सेटल हो जाएगा, यानी जो वाटर था उससे अलग कर दिए फ्लॉक को। वाटर का ऑर्गेनिक मैटर क्लियर हो चुका, नष्ट हो चुका। अब सेटलिंग टैंक में डाल दिया गया। हम फिगर भी दिखाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो पहले समझ लें। तो फ्लॉक का काम खत्म हो चुका, उसने ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया, उसके बाद फ्लॉक को दूसरे टैंक में डाल दिया गया, वहां वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो सेटलिंग टैंक में हमने फ्लॉक को सेटल करवा दिया, और थोड़ा सा उस फ्लॉक से बचा के भी रखना है। जैसे दही जमाना होता है, तो सारा दही खा के खत्म कर दोगे तो फिर और दही नहीं बना पाओगे। क्या करते हैं, थोड़ा सा दही बचा के रखते हैं, और फिर से दूध में डालेंगे तो और नया दही तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह से फिर और सीवेज का तो हमें ट्रीटमेंट करना है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बचा करके रख लेंगे, उसको फिर से वापस लाएंगे एरेशन टैंक में, और बाकी को वहां सेटल करवा दिए हैं। तो लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लॉक इज ट्रांसफर्ड बैक टू लार्ज एरेशन टैंक। सारा उससे निकाल लिए, फ्लॉक को दूसरे टैंक में सेटल करवाने भेज दिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें से सेटल जो हुआ था लेकर के वापस एरेशन टैंक में डाल दिए। वो क्या काम करेगा, जोरन जामन जो भी बोलते हो दही का जैसे, तो उसी के लिए यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं इनोकुलम। तो इनोकुलम के रूप में थोड़ा सा फिर से वापस सेटलिंग टैंक एरेशन टैंक में कर दिए। बाकी को हमने सेटल करवाया। अब देखिए सेटल होने के बाद क्या होगा उसका, रिमेनिंग फ्लॉक जो कि सेटलिंग टैंक में है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। रिमेनिंग फ्लॉक इज ट्रांसफर्ड टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, तो अभी तक एरोबिक काम हो रहा था, अब फ्लॉक का काम खत्म हो चुका, उसको सेटल करवा चुके। अब उस सेटल फ्लॉक की हमें आवश्यकता नहीं है, उसको नष्ट करना है। तो नष्ट कैसे करेंगे, अब एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से उस फ्लॉक को डिकम्पोज करवा देंगे। तो इसलिए अब टैंक जिसमें डालने जा रहे हैं उस फ्लॉक को, उसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, टू बी डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। तो समझ गए कि नेक्स्ट टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया डाले जिसने कि फ्लॉक को डिकम्पोज कर दिया। ड्यूरिंग दिस स्लज डाइजेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लज का, स्लज उसी को कह रहे हैं, वही फ्लॉक जो नीचे सेटल किया था उसी के लिए स्लज टर्म भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फ्लॉक का डाइजेशन हम करवा रहे थे, तो हमने इसलिए कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ इस डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन जो हो रहा है स्लज का यानी फ्लॉक का, उस क्रम में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और इन सारी गैसेस को मिला के कलेक्टिवली हम बायोगैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली बायोगैस का भी प्रोडक्शन हो रहा है। काम हम कर रहे थे पानी को साफ करने का, और साथ ही साथ फायदा मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बायोगैस भी मिल रहा है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोगैस हम किस लिए यूज कर सकते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लाइट जलाना है घर पे तो उसमें उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस बायोगैस को हम जनरली यूज करते हैं। नाउ इफ्लुएंट इज रेडी टू सेंड टू वाटर बॉडीज। अब सब कुछ हमने कर दिया, फ्लोटिंग डेब्रिस निकाल दिया, जो पत्थर और बालू था उसको हमने नीचे सेटल करवा दिया, उसी को कह रहे थे प्राइमरी ट्रीटमेंट।
उसके बाद जो ऊपर पानी था सुपरनेटेंट, उसको आपने इफ्लुएंट कहा। उस इफ्लुएंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व था, उसको आपने एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करवाया, और इसी का ग्रुप यानी फंगस माइसीलियम और बैक्टीरिया के ग्रुप को हम फ्लॉक कह रहे थे, उसको सेटलिंग टैंक में डाले, फिर से वो नीचे सेटल हो गया, उसी को स्लज कह रहे थे। उस स्लज को एनारोबिकली हमने डाइजेस्ट करवा के ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा बचा के रखे थे, एरोबिक टैंक में वापस डाले थे, और अब जो पानी मिला वो लगभग प्यूरिफाई हो चुका है, इस लायक हो चुका है कि उसे वाटर बॉडीज में डाला जा सके। तो ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ फिगर देखते हैं। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है। जनरली क्या देखते हैं, गंगा और यमुना में, अभी बतलाए हमारे जस्ट पास में भी आधा किलोमीटर पे लगभग गंगा नदी है और बगल में फैक्ट्री भी है। तो यहाँ क्या देखते हैं, बिना सीवेज ट्रीटमेंट किए फैक्ट्री की जो गंदगी है उसको गंगा में डाल देते हैं। उसी तरह से दिल्ली के नियर अबाउट यमुना नदी है और वहाँ भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, घरों से जो गंदगी निकलती है सब हम डाल देते हैं नदियों में और उसको पॉल्यूट करते हैं। तो इसके लिए गंगा और यमुना एक्शन प्लान तैयार किया गया। क्या है देखिए, तो ये प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा यमुना एक्शन प्लान तैयार किया, ये स्टार्ट किया, और इस प्लान के तहत हम क्या करते हैं, proposed to build a large number of sewage treatment plant। हमारे पूरे शहर में मात्र एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और वो भी दूर दराज और खराब पड़ा हुआ है, बाकी शहरों की भी लगभग यही स्थिति है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं होगा तो हम सीवेज का ट्रीटमेंट कहाँ कर पाएंगे। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने मिलकर के गंगा यमुना एक्शन प्लान तैयार किया, और जिसका सबसे पहला प्रपोजल था कि सबसे ज़्यादा नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाना है। सो बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली ट्रीटेड सीवेज वाटर में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स। इस गंगा यमुना एक्शन प्लान का ये भी कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करके सीवेज का उसी वाटर को हम नदियों में डाल सकते हैं, वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं, अदरवाइज ना डालें। आ गया, ये देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा दिखाई पड़ता है वो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं बड़ा बड़ा सा ड्रम लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, वही टैंक है। तो ये सब टैंक है, कोई सेटलिंग टैंक होगा, कोई एरेशन टैंक होगा, तो दिस आर टैंक्स।
इसी को हमने सिंपल वे में खुद से आपके लिए बनाया है, अब उसको दिखा रहे हैं। ये हमने आपके लिए प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं कितना समझ पा रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है सीवेज, स्क्रीन दिख रहा ना? बोलो रे हाँ ना तो कम से कम बोलो। हेलो, स्क्रीन दिख पा रहा है? डिस्कनेक्ट नहीं हुए ना रे? बोलो कोई। कुछ पता ही नहीं। अच्छा ठीक, चलो। तो यहाँ हम देख रहे हैं सीवेज है, ठीक है। तो ये सीवेज है। सीवेज में क्या क्या पाया जाता है वो भी हमने लिख के रखा है। देखिए, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, यानी कुछ ऐसा बैक्टीरिया वायरस वगैरह होगा जो कि डिजीज काउज करने वाला होगा, तो सीवेज में ये पाए जाते हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसके साथ साथ आपको बोले कि सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा जरूर होगा, तो यहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटा है। और उसके बाद आपने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो इस सीवेज को यहाँ हमने एक फिल्टर दिखाने की कोशिश की है। तो फिल्टर के माध्यम से जो फ्लोटिंग डेब्रीज था उसको यहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए, फ्लोटिंग डेब्रीज इधर ही रह गया और बाकी इधर फिल्टर होके आ जाएगा। फिर इसको हमने प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाला, तो यहाँ दिखा रहे हैं कि पत्थर वगैरह नीचे सेटल हो गया और इसमें जो पानी था वो ऊपर आ गया है, यहाँ ऊपर है। तो ये जो पहले सेटल हुआ स्टोन वगैरह, इसको प्राइमरी स्लज के नाम से जानेंगे। स्टोन सैंड जो भी यहाँ सेटल हुआ, इसी को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और बतलाए थे कि जो पानी ऊपर आ जाता है उस पानी को सुपरनेटेंट कहते हैं, और उसी सुपरनेटेंट को हम इफ्लुएंट के नाम से जानते हैं। तो ये इफ्लुएंट हो गया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यहीं ख़त्म हो गया। इतने में हमने फ्लोटिंग डेब्रीज को अलग किया और हमने सेटल होने वाले को यहाँ सेटल करवा दिया, जिसको प्राइमरी स्लज कह रहे हैं। और जो ऊपर पानी बचा उसको अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इफ्लुएंट को लेके चले। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हो लार्ज एरेशन टैंक। तो ये हमारा लार्ज एरेशन टैंक है और उसमें इफ्लुएंट को पहुँचाए, और साथ ही साथ एरेशन टैंक नाम है। तो हमने यहाँ दिखाया है कि हम एयर फ्लो करवा रहे हैं इस पाइप के थ्रू। तो इसमें एयर आ रहा है और हमने क्या बतलाया था, उसको एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है। तो इधर से एयर आ रहा है, उसके साथ साथ इसको एजिटेट करेंगे। उससे क्या होगा, यहाँ है फ्लॉक, एरोबिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये फ्लॉक दिखा रहे हैं, और फ्लॉक में क्या क्या होता है ऑलरेडी आप देख चुके हैं। फंगस का माइसीलियम है और एरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये देख रहे हैं हम फंगस और बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसको फ्लॉक कह रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज कर रहा है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा बीओडी कह सकते हो आप। तो जितना ज्यादा बीओडी रिक्वायर्ड होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उस पानी में है, और तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता जाएगा, तो उसकी मात्रा कम होती जाएगी। तो बीओडी यानी बायोलॉजिकली ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो बीओडी वाले को बीओडी भी कम होता जाएगा इसका। तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है। अब जो पानी बचा वो नेक्स्ट टैंक में गया, और ये फ्लॉक को हमने लिया। फ्लॉक का काम खत्म हो चुका यहाँ। अब इसको नेक्स्ट टैंक में डाले। यहाँ देख रहे हो सेटलिंग टैंक। तो फ्लॉक देख रहे हो यहाँ नीचे सेटल हो गया है, और इसी में से थोड़ा सा फ्लॉक लेके हम वापस इस टैंक में पहुंचाएंगे इधर से, ठीक है। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लॉक हमने लिया और वापस कर देंगे। यहाँ वाला सारा फ्लॉक इधर लाके सेटल कर दिए, और इसी में से थोड़ा सा फ्लॉक वापस एरेशन टैंक को दे दिया गया। तो यहाँ सेटलिंग हो गई। इसके बाद आपने देखा कि इसमें बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा इसका डाइजेशन करवा दिया गया। तो ये स्लज कहला रहा है। फिर यहाँ भी
ये भी स्लज कहला रहा था, नीचे जो सेटल हो रहा था, और ये भी स्लज है। तो एक्टिवेटेड स्लज इसको कहते हैं। जो फ्लॉक नीचे सेटल हुआ इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, और इधर जो पत्थर सेटल हुआ था इसको प्राइमरी स्लज कहते थे। तो जो भी सेटल हुआ उसको स्लज कह रहे हैं। अब क्या किए थे, इसको एक्टिवेटेड स्लज यानी फ्लॉक को एरोबिकली डाइजेस्ट करवाए थे। तो यहाँ हमने एरोबिक बैक्टीरिया दिखाने की कोशिश की है, वो इसको डाइजेस्ट कर देगा। इसके डाइजेस्ट हो जाने के बाद अब पानी क्लियर हो चुका है। अब यहाँ भी इफ्लुएंट टर्म ही यूज करेंगे। तो यह इफ्लुएंट जो है अब इसको हम नदियों में भेज रहे हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमने देखा। सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा भी इसको देख ले रहे हैं कि घर में जो यूज करते हैं बैक्टीरिया, जैसे अभी दही बनाने की बात कर रहे थे, तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बैक्टीरिया है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इनके द्वारा, और इसलिए इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, और शॉर्ट में लैब कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो लैब लिखा हुआ। तो ये लैब होता क्या है, बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस। आपको पता होगा कि कर्ड लैक्टोबैसिलस की मदद से बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड बनाता है, इसलिए लैक्टो टर्म इससे जुड़ा रहता है। तो बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर विच ग्रो इन मिल्क, तो मिल्क में ग्रो करने वाले कोई भी बैक्टीरिया या फिर कर्ड बनाने वाले बैक्टीरिया, सारे इस तरह के बैक्टीरिया जो मिल्क में ग्रो कर रहे हैं या कर्ड बना रहे हैं, उसको ही कलेक्टिवली हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट में लैब कहते हैं। तो एग्जाम में आपको लैब करके पूछ सकता है। तो बहुत इजी है कि मिल्क में ग्रो करने वाले सारे बैक्टीरियाज लैब हो गए। और इसी में आप देखें कि लैक्टोबैसिलस भी इंक्लूडेड है। तो ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी मिल्क का थक्का बनाता दही, देखे है। और क्यों कर्डलिंग हो जाता है, मिल्क का जम क्यों जाता है मिल्क दही के रूप में, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, और इसलिए देख रहे हैं नाम भी इसका है लैक्टोबैसिलस। तो ये बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को मिल्क में जब आप डालते हो, जो थोड़ा सा जोरन या जामन डालते हैं दूध में, तो उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस हुआ करता है, और वो लैक्टोबैसिलस सुटेबल टेम्परेचर मिलने पर और अधिक बन जाता है, फास्ट रेट पर मल्टीप्लाई करेगा। तो इसलिए आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो दही जमाना आसान होता है। ठंडे के दिन में बहुत मुश्किल होता है, गर्म कपड़े से उसको ढकते हैं, सुरक्षित रखना पड़ता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो लैक्टोबैसिलस के लिए सूटेबल टेम्परेचर जब मिलेगा तो वो काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो करता है, और जितने फास्ट रेट से ग्रो करेगा उतना ही लैक्टिक एसिड बनाएगा। दही देखते होंगे कई दिनों तक रह जाने के बाद खट्टा हो जाता है, यानी लैक्टिक एसिड की मात्रा और ज़्यादा हो गई, बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया उसमें। लैक्टिक एसिड causes partial digestion of milk protein। दूध से ज़्यादा फायदा है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा कर्ड दही। तो क्यों ऐसा होता है, तो लैक्टिक एसिड causes partial digestion of milk protein। तो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हम लोग मिल्क लेते हैं, और उस मिल्क का पूर्ण रूप से तो नहीं, पार्शियल डाइजेशन हो जा रहा है बैक्टीरिया के द्वारा। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से कर्ड डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या फायदा है, लैब प्रोड्यूसेस विटामिन B12। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। तो विटामिन B12 की मात्रा कर्ड में बढ़ जाएगी लैब के चलते। तो क्या है, इम्प्रूविंग न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ फूड। तो इससे फूड ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। इट चेक्स पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन स्टोमक। कह रहा है हमारे स्टोमक में जब पहुंचेगा, जैसे दही खाए तो हमारे स्टोमक में जब पहुंचेगा तो स्टोमक में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया अगर होगा
तो उसके ग्रोथ को ये रोकने में कैपेबल है। तो ये भी एक फायदा हो गया लैब का। मिलियंस ऑफ लैब्स आर प्रेजेंट इन इनोकुलम, अभी बतला ही चुके हैं इसको कि दही का जो जामन लेते हैं थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैब उसमें पाए जाते हैं, यानी लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, घर में इडली या डोसा बनाते हैं। तो इडली या डोसा बनाने के लिए क्या करते हैं, दाल और चावल को भिगा के पीस के उसको ढक करके छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए, कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ताकि अच्छे से वो फर्मेंट हो सके और तभी उसका अच्छा इडली या डोसा बनेगा। अदरवाइज वो सॉलिड हो जाएगा, हार्ड, स्पंजी नहीं होगा। तो डो समझ गए, जो घोल तैयार किए चावल और दाल का, उसी को डो कह रहे हैं। तो डो फॉर इडली एंड डोसा, दोनों का एक ही डो बनता है, एक में थोड़ा गाढ़ा होता है, एक में थोड़ा पतला होता है, अंतर इतना ही है, ठीक है। तो डो फॉर इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड, बतलाया आपको कि ढक करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें भी वही बात है, गर्मी के दिन में जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, हो सकता है 4-6 घंटे में भी हो जाए, और जाड़े के दिन में ज़्यादा टाइम देगा। तो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग CO2 गिविंग पफ्ड अपीयरेंस। तो फर्मेंट हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ फर्मेंटेशन हो रहा है। अभी तक फर्मेंटेशन जो आप पढ़े होंगे ईस्ट के द्वारा, लेकिन ये जो घोल बनाए हैं, डो बनाए हैं, उसको ढक के छोड़ देते हैं। यहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और ये बैक्टीरिया CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते कि फुला फुला सा उठा हुआ सा वो घोल दिखेगा हमें, और वो सॉफ्ट स्पंजी मटेरियल तैयार होगा। ताड़ी, क्या करते, ताड़ या खजूर के पेड़ से कट करके इस तरह का बना देते हैं कि उससे रस निकल निकल के आता है, और नीचे एक मिट्टी का बर्तन, हाड़ी लगा देते हैं, उसमें वो जूस कलेक्ट होता है, सैप। तो इसलिए लिखा है पाम सैप, और ये नशा करता है। इसको अगर थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं या शायद धूप में रखते हैं तो ये फर्मेंट हो जाता है, और ये फर्मेंटेशन भी माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। और उसी ताड़ी को नीरा कहते हैं, ऐसे आपके बुक में ये मेंशन नहीं है। तो रात में अगर वो कलेक्ट हुआ और अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, यानी वो फर्मेंट नहीं हुआ है, धूप नहीं पड़ा है उस पर, तो स्वास्थ्य के लिए सुनते हैं कि वो थोड़ा फायदेमंद होता है। अदरवाइज ये नशीला होता है, ज़्यादा हानि करता है। इसके बाद है फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट्स। इस सबको भी माइक्रोब्स की मदद से हम फर्मेंट करवाते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट टू फॉर्म वेरियस फूड। तो फिश से तरह तरह के डिशेस बनाते हैं फर्मेंट करवा के, या सोयाबीन का या बम्बू के शूट का। बम्बू के सूट का अचार हमें किसी ने टेस्ट करवाया था। तो फर्मेंट बन करके इसको तरह तरह के डिश इससे तैयार किया जाता है, और उसके लिए हम माइक्रोब्स की मदद लेते हैं। इसके बाद है चीज़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ आपका, ठीक है। तो चीज़ में भी ये स्वीडन का चीज़ है, स्वीडन में ऐसा चीज़ बनाया जाता है, इसलिए नाम के आगे आप देख रहे हो स्विस लगा हुआ है। तो स्विस चीज़ ये किसके द्वारा बनता है, ये नाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप स्पेलिंग समेत इसको अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रोपायोनी बैक्टीरियम, ये इसका जीनस हो गया, और स्पेसीज हो गया शर्मानी। शर्मा जी का नाम सुने ही हैं, तो उसी से इनका नाम शर्मानी है, याद रखने में सुविधा होगी। तो प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी, या ये ज़्यादा शर्माता है, प्रोपानी बैक्टीरियम शर्मानी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। तो इसकी क्या विशेषता है कि अदर माइक्रोब्स की तुलना में, ये प्रोपायोनी बैक्टीरियम नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया which can produce large amount of CO2 in comparison to other bacteria। इसकी विशेषता यही है प्रोपाइन बैक्टीरियम की। इससे क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बड़ा बड़ा बबुल CO2 का निकल रहा है, तो क्या होगा, इससे जो चीज़ तैयार होगा उसमें बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं, छेद। ब्रेड देखे हो ना, तो ब्रेड के पीस में रहता है ना छेद,
तो उसी तरह से ये चीज़ अगर बनेगा प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी की मदद से, तो उसमें और भी बड़ा बड़ा साइज का छेद पाया जाएगा। तो आपसे पूछता है कि किसकी मदद से, कौन से बैक्टीरिया की मदद से हम स्विस चीज़ बनाते हैं, या फिर आपसे पूछता है कि उसमें लार्ज साइज का जो होल होता है वो क्यों पाया जाता है। तो आप देख रहे हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मच मोर अमाउंट ऑफ CO2 और प्रोडक्शन ऑफ मोर CO2। दूसरा चीज का टाइप है रॉक्वीफोर्ट चीज। तो ये चीज आपने देखा बैक्टीरिया के द्वारा तैयार होता था, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा, और ये रॉक्वीफोर्ट चीज जो है, ये यहाँ क्या लिखा है देखिए, स्पेसिफिक फंजाई प्रोवाइड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर। तो इसमें फंजाई यूज करते हैं और खास तरह का फ्लेवर उस फंजाई के यूज करने की वजह से इस चीज में पाया जाता है। तो मुझे लगता है यही लास्ट है, बस 2 लाइन करके आपको छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ बिवरेजेस। बिवरेजेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं पेय पदार्थ। डिपेंड्स अपॉन रॉ मटेरियल्स। अब कौन सी रॉ मटेरियल से हम तैयार करते हैं, जैसे चाय जो है हमारा वो बिवरेजेस में आएगा, और चाय 2 तरह का बनाते हैं, या कॉफ़ी यूज करते हैं वो भी पेय पदार्थ है। तो आपने लेमन यूज किया है या मिल्क यूज किया है चाय बनाने के लिए, 2 तरह का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत प्रकार, यहाँ फर्मेंटेड बिवरेजेस की बात हम लोग कर रहे हैं, चाय की बात नहीं कर रहे हैं, बस समझने के लिए हमने बतलाया। तो बिवरेजेस के डिफरेंट टाइप होंगे, और बिवरेजेस में भी 2 तरह का हम लोग प्रोसेस 2 तरह से बनाएंगे। एक में डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और दूसरे में डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, ये वाइन और बियर जो तैयार होता है आर प्रोड्यूस्ड बाय बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, और इसको विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किया जाता है। बेकर्स ईस्ट पर दूसरे दिन और चर्चा करना है हमको, इसलिए ज़्यादा नहीं अभी बोलेंगे। तो बेकिंग के लिए ये ईस्ट यूज होता है, इसलिए बेकर्स यूज्ड ईस्ट कहते हैं, और दूसरा बियर और वाइन के तैयार करने के लिए। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारा बियर और वाइन जो है, बियर और वाइन ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है। तो ये भी आपसे पूछता है कि विदाउट डिस्टिलेशन वाले कौन से प्रोडक्ट होते हैं। और बाकी जो बच गया जितना भी ये ड्रिंक, ये विस्की, ब्रांडी और रम, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।